नमस्कार। हमारे आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है सह संबंध यानी कोरिलेशन। कोरिलेशन बीएड एमएड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे सह संबंध क्या है, इसके प्रकार, सह संबंध गुणांक का विस्तार और सह संबंध गुणांक की गणना करने की विधि। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए अब हम जानते हैं कि सहसंबंध क्या है। सहसंबंध को जानने के लिए हम दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण लेते हैं। सामान्य जीवन में हम कई चीजों में एक साथ परिवर्तन देखते हैं। एक चीज में परिवर्तन होता है तो दूसरी भी बदलती है। जैसे जब गर्मी अधिक होती है तब तापमान में भी वृद्धि होती है, यानी गर्मी के दिनों में तापमान अधिक होता है। जितनी अधिक गर्मी होगी उतना ही अधिक तापमान होगा। इसी प्रकार जब अधिक तापमान होता है तो लोग शीतल पेय का अधिक उपयोग करते हैं, यानी तापमान में वृद्धि से शीतल पेय के उपयोग में वृद्धि होती है। इसी प्रकार जब अच्छी वर्षा होती है तो फसल अच्छी होती है। इसी तरह से जिस स्थान पर अधिक वाहन होते हैं, फैक्ट्री अधिक होती है, वहां वायु की गुणवत्ता कम होती है, यानी वायु प्रदूषण अधिक होता है। तो अधिक वाहन और फैक्ट्री प्रभावित करते हैं वायु प्रदूषण को। जहां पर कम वाहन होते हैं वहां की वायु स्वच्छ होती है, यानी वायु प्रदूषण कम होता है। कम वाहन कम वायु प्रदूषण, कम वाहन अधिक स्वच्छ वायु। इसी प्रकार आज के समय में यदि हम हाथों को अधिक स्वच्छ रखेंगे तो कोविड-19 का खतरा कम होगा, यानी हाथों की अधिक स्वच्छता, कोविड-19 का खतरा कम। इस प्रकार हम दैनिक जीवन में विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं, क्रियाओं और गुणों में संबंध देखते हैं। एक में बदलाव का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। इसी को सांख्यिकी की भाषा में सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध दो या दो से अधिक चर राशियों के आपसी संबंध को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि दो राशियों में संबंध है या नहीं है, संबंध किस सीमा तक है, संबंध किस दिशा में है, संबंध मजबूत है या कमजोर है। इन उदाहरणों के आधार पर हम सहसंबंध को परिभाषित कर सकते हैं। जब दो चर राशियां इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हों कि एक राशि में परिवर्तन होने से दूसरी राशि में भी परिवर्तन हो तो वह एक दूसरे से सहसंबंधित कही जाती हैं। जैसे व्यक्ति के अनुभव में वृद्धि होने से उसकी आय में भी वृद्धि होती है, यानी अनुभव और आय में संबंध है। इसी प्रकार कार्य करने के लिए यदि किसी व्यक्ति को प्रेरणा दी जाए तो कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है। अधिक प्रेरणा देने से कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। ऐसे ही व्यक्ति की लंबाई और वजन में भी संबंध होता है। जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे शरीर के वजन में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार ये वेरिएबल्स, ये राशियां एक दूसरे से सहसंबंधित हैं। अब हम देखते हैं कि सहसंबंध कितने प्रकार का होता है। सहसंबंध को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है परिवर्तन की दिशा के आधार पर और दूसरा है रेखीयता के आधार पर। परिवर्तन की दिशा के आधार पर सहसंबंध तीन प्रकार का है। पॉजिटिव कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन, ऋणात्मक सहसंबंध और जीरो कोरिलेशन, शून्य सहसंबंध। रेखीयता के आधार पर सहसंबंध दो प्रकार का है, रेखीय सहसंबंध और वक्रात्मक सहसंबंध। धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन, हम उसे कहते हैं जब एक वेरिएबल में वृद्धि करने पर दूसरे वेरिएबल में भी वृद्धि होती है अथवा उस वेरिएबल के घटने से दूसरे वेरिएबल में भी कमी होती है, तो दोनों वेरिएबल्स के बीच संबंध को धनात्मक सहसंबंध, पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। जैसे बुद्धि लब्धि और शैक्षिक उपलब्धि के बीच संबंध, यानी आईक्यू, बुद्धि लब्धि जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे विद्यार्थी के अचीवमेंट लेवल में भी वृद्धि होती है। इसलिए आईक्यू और अचीवमेंट में पॉजिटिव कोरिलेशन है। दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध, नेगेटिव कोरिलेशन। जब एक चर में वृद्धि होने पर दूसरे चर में कमी आती है या उस चर में कमी होने से दूसरे चर में वृद्धि होती है तो दोनों चरों के इस प्रकार के विपरीत संबंध को ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। जैसे
वस्तु का उत्पादन और उसकी कीमत। यानी यदि प्रोडक्शन अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि वस्तु की कीमत में कमी आएगी, और यदि प्रोडक्शन कम होगा तो कीमत बढ़ेगी, जिसको कि इस लाइन से दर्शाया गया है। ये ऋणात्मक सहसंबंध को दर्शा रही है। अगला है जीरो कोरिलेशन, शून्य सहसंबंध। जब पहले चर में वृद्धि या कमी होने से दूसरे चर पर कोई प्रभाव ना पड़े, या दूसरे चर में वृद्धि या कमी के कारण पहले चर पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो इन दोनों चरों में शून्य सहसंबंध माना जाता है। यह चर स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। जैसा कि इस ग्राफ में दिखाया गया है, सामाजिक आर्थिक स्तर और बुद्धि लब्धि। व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक स्तर में और उसके आईक्यू में कोई सहसंबंध नहीं होता, यानी सामाजिक आर्थिक स्तर और आईक्यू एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। सहसंबंध का अगला प्रकार है लीनियर कोरिलेशन, रेखीय सहसंबंध। जब दो वेरिएबल्स में इस प्रकार से परिवर्तन हो कि उनका ग्राफ एक सरल रेखा हो, तो सहसंबंध रेखीय सहसंबंध कहलाता है। सहसंबंध को रेखिक कहा जाता है जब एक चर में परिवर्तन की मात्रा दूसरे में परिवर्तन की मात्रा के लिए एक निश्चित अनुपात में होती है। जैसा इस ग्राफ में दिखाया गया है, आयु और मानसिक विकास के बीच सहसंबंध। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, वैसे वैसे बालक की मानसिक योग्यता में भी वृद्धि होती है, और इसीलिए यह ग्राफ हमें एक रेखा के रूप में प्राप्त होता है, और ऐसे सहसंबंध को रेखिक सहसंबंध कहते हैं। नेक्स्ट है वक्रात्मक सहसंबंध, कर्विलिनियर कोरिलेशन। जब दो चर राशियों में एक सीमा तक संबंध धनात्मक हो, पर इस सीमा के बाद सहसंबंध ऋणात्मक हो जाता है, वे विपरीत दिशा में अग्रसर होने लगती हैं, तो इन चरों के मध्य वक्रात्मक सहसंबंध होता है। जैसा इस ग्राफ में दर्शाया गया है, मेमोरी और आयु में संबंध। जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र होती है, लेकिन एक निश्चित आयु सीमा के पश्चात आयु में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन मेमोरी में गिरावट आने लगती है। तो इन दोनों चरों के बीच का संबंध, यानी स्मरण शक्ति और आयु का संबंध, वक्रात्मक सहसंबंध कहलाएगा, जो एक निश्चित सीमा तक बढ़ता है धनात्मक की दिशा में, और उसके पश्चात एक चर बढ़ता है लेकिन दूसरे में गिरावट होने लगती है। इसीलिए ये वक्र हमें प्राप्त होता है। यह सहसंबंध का गणितीय माप है, जो यह बताता है कि दो चरों के बीच सहसंबंध किस डिग्री तक है। यह केवल एक संख्या है। सहसंबंध गुणांक एक ऐसी संख्या है जो यह बताती है कि वस्तुएं या दो चर किस सीमा तक सहसंबंधित हैं, तथा एक चर में परिवर्तन करने पर किस सीमा तक दूसरे में परिवर्तन होता है। सहसंबंध गुणांक दो या दो से अधिक चर के बीच संबंध की मात्रा का एक संख्यात्मक माप है। यह केवल एक संख्या है, इसकी कोई इकाई नहीं होती। इसे हम ग्रीक शब्द रो द्वारा व्यक्त करते हैं। आइए अब हम देखें कि सहसंबंध गुणांक का विस्तार कहां तक होता है। सहसंबंध गुणांक की मात्रा +1 से -1 तक होती है। सहसंबंध गुणांक कभी भी एक से अधिक नहीं होता है, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक। सहसंबंध गुणांक यदि ऋणात्मक है तो वह 0 से -1 तक होता है, और यदि धनात्मक है तो 0 से +1 तक होता है। सहसंबंध यदि पूर्ण है, यानी पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है, तो वह अधिकतम -1 होगा, और यदि पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है तो वह +1 होगा। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने के पश्चात उसकी व्याख्या किस तरह से की जाती है, ये इस सारणी में दर्शाया गया है। यदि सहसंबंध ±0.2 से कम होगा तो वह नगण्य सहसंबंध, नेग्लिजिबल रिलेशनशिप कहलाएगा। यदि ±0.2 से 0.4 तक होगा तो वह लो रिलेशनशिप, यानी निम्न सहसंबंध कहलाएगा। यदि ±0.4 से 0.7 तक होगा तो यह मॉडरेट कोरिलेशन, साधारण सहसंबंध कहलाएगा, और यदि ±0.7 से 0.9 के बीच होगा तो यह हाई कोरिलेशन, उच्च सहसंबंध होगा, और यदि 0.9 से अधिक होगा तो इस प्रकार का सहसंबंध अति उच्च सहसंबंध, वेरी हाई कोरिलेशन कहलाता है। सहसंबंध गुणांक का शिक्षा, मनोविज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में क्या उपयोग है, आइए अब हम देखते हैं। पहला है
सहसंबंध गुणांक का उपयोग तुलनात्मक अध्ययन में किया जा सकता है। विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों के गुण क्षमताओं का तुलनात्मक अध्ययन करना, विभिन्न विषयगत योग्यताओं की तुलना करने के लिए सहसंबंध गुणांक का उपयोग किया जाता है। व्यक्ति के व्यवहार का पूर्वानुमान लगाने में भी सहसंबंध का उपयोग होता है, जैसे वीरता, नैतिकता, मूल्य, साहस इत्यादि के ऐसे परीक्षण डाले जाते हैं और उनमें सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। यदि यह उच्च होता है तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह व्यक्ति संकट के समय, दुर्घटना के समय कैसा व्यवहार करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इसके द्वारा छात्र की एक विषय की योग्यता के आधार पर दूसरे विषय की योग्यता का अनुमान लगा सकते हैं। यदि अनुमान उचित न निकले तो निदान करके उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। इस प्रकार हम बालक को शैक्षिक मार्गदर्शन दे सकते हैं। विद्यार्थी की IQ का अन्य गुणों से सहसंबंध जानकर उनका शैक्षिक मार्गदर्शन भी किया जा सकता है। व्यावसायिक निर्देशन में भी सहसंबंध का उपयोग किया जाता है। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बालक अपने आगे के व्यवसाय में सफल होगा या नहीं। परीक्षणों की विश्वसनीयता ज्ञात करने में भी सहसंबंध गुणांक का उपयोग किया जाता है। जैसे एक परीक्षण को प्रशासित करने के पश्चात उसके जो अंक आते हैं और उसी परीक्षण को पुनः 1 महीने के पश्चात फिर प्रशासित किया जाता है और दोनों अंकों में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, और यदि यह सहसंबंध उच्च होगा तो वह परीक्षण की विश्वसनीयता को दर्शाएगा। परीक्षण की वैधता, वैलिडिटी ज्ञात करते समय भी सहसंबंध गुणांक का उपयोग किया जाता है। वैधता ज्ञात करने में एक नवनिर्मित परीक्षण के प्राप्तांकों और किसी प्रमाणीकृत परीक्षण से प्राप्त प्राप्तांकों के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाता है। अनुसंधान और शोध कार्यों में भी सहसंबंध का उपयोग किया जाता है। सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की कई विधियां प्रचलित हैं। यहाँ हम स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड की चर्चा करेंगे। इस विधि की खोज प्रोफेसर चार्ल्स स्पीयरमैन ने की थी। इस विधि द्वारा 2 भिन्न-भिन्न गुणों, विषयों और परीक्षणों के परिणामों में सहसंबंध ज्ञात किया जाता है। इस विधि का सूत्र है रो बराबर 1 - 6 × सिग्मा d स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर - 1। रो यहाँ स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक है, d रैंक डिफरेंस है और सिग्मा d स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रैंक डिफरेंस है और n कुल आवृत्तियों की संख्या है। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड से सहसंबंध की गणना करने का हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ इन 5 विद्यार्थियों के मैथ्स और जनरल साइंस के परीक्षण में अंक दर्शाए गए हैं। सबसे पहले हम विद्यार्थियों के मैथ्स के स्कोर को रैंक प्रदान करते हैं। सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को पहली रैंक दी जाती है, यानी पहला स्थान दिया जाता है। उससे कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को दूसरा, उससे कम प्राप्त करने वाले को तीसरी रैंक दी जाती है और इसी क्रम में हम सभी विद्यार्थियों को रैंक प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जनरल साइंस में स्कोर्स दर्शाए गए हैं। इसमें भी सर्वाधिक रैंक प्राप्त करने वाले को फर्स्ट रैंक, उससे कम प्राप्त करने वाले को 2 और इसी क्रम में हम रैंक देते हैं। अब हमारे पास यह R1 और R2 रैंक आ गई हैं। अब इनका हम अंतर ज्ञात करते हैं, जिससे हमारे पास D यानी डिफरेंस इन रैंक आ जाता है। इसके लिए हम R1 में से R2 को माइनस करके D ज्ञात करते हैं। इसके पश्चात हम रैंक डिफरेंस का स्क्वायर करते हैं, यानी D स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाता है। फिर D स्क्वायर को जोड़ने पर सिग्मा D स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। सिग्मा D स्क्वायर की वैल्यू हम इस फार्मूले में रखते हैं और उसके आधार पर हम सहसंबंध की गणना करते हैं। इस उदाहरण के अंतर्गत सहसंबंध हमारे पास आया है सहसंबंध गुणांक प्लस 0.60, जो कि हमारी व्याख्या के अंतर्गत साधारण सहसंबंध की श्रेणी के अंतर्गत आता है। पॉजिटिव मॉडरेट कोरिलेशन। स्पीयरमैन मेथड में हमने जिन चरणों का अनुसरण किया, उनमें हमने विद्यार्थियों को अंकों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले को पहली और उसके पश्चात दूसरी रैंक आवंटित की। फिर हमने R1 और R2 का अंतर ज्ञात किया, उसका हमने वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर दिया और फिर हमने उन स्क्वायर्स को जोड़कर सिग्मा D स्क्वायर ज्ञात किया और फार्मूले में n और सिग्मा D स्क्वायर का मान रख के हमने सहसंबंध की गणना की। पहले उदाहरण में सभी विद्यार्थियों के परीक्षण में अंक अलग अलग थे, लेकिन यदि परीक्षण में 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों के समान अंक आते हैं, तब हम सहसंबंध गुणांक की गणना किस प्रकार से करते हैं।
जिस प्रकार इस उदाहरण में दर्शाया गया है, रैंकों का आवंटन हम उसी आधार पर करते हैं। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को पहली रैंक दी गई है। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि दो विद्यार्थियों के अंक 10-10 आए हैं। अब इन विद्यार्थियों को समान रैंक नहीं दी जा सकती। दो समान अंक वाले छात्रों की रैंकों को जोड़कर छात्रों की संख्या से विभाजित किया जाता है, अर्थात औसत ज्ञात किया जाता है, और औसत संख्या को समान अंकों वाले विद्यार्थियों की रैंक की जगह लिख दिया जाता है। जैसे इस उदाहरण में 10 अंक दो विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं, तो क्रमानुसार तो इनकी रैंक 6 और 7 होनी चाहिए, किंतु इनके अंक समान हैं, इसलिए हम 6 और 7 रैंक को जोड़कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6.5 हमें प्राप्त हुआ, और 6.5 रैंक को हम दोनों विद्यार्थियों के अंकों के समक्ष लिख देंगे। आगे की विधि पहले के ही समान है। फिर हम d ज्ञात कर लेंगे, d स्क्वायर ज्ञात करेंगे और सिग्मा d स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, और फिर n यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और सिग्मा d स्क्वायर का मान फार्मूले में लिखकर हम रो की गणना करेंगे। इस उदाहरण में हमें रो प्राप्त हुआ है +0.85, जो कि धनात्मक उच्च सहसंबंध को दर्शाता है, पॉजिटिव हाई कोरिलेशन। इसमें यही बताया गया है कि युग्म रैंक, टाइड रैंक हम किस प्रकार से प्रदान करते हैं। स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस मेथड का उपयोग कब किया जाता है? इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब सामान्य विश्वसनीयता की आवश्यकता हो। सहसंबंध गुणांक को जब शीघ्रता से जानने की आवश्यकता होती है, तब भी इस विधि का उपयोग करते हैं। और एक मुख्य बात कि जब समूह में इकाइयों की संख्या 30 से कम हो, तभी इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में रैंक्स को महत्व दिया जाता है, विभिन्न प्राप्तांकों को महत्व नहीं दिया जाता। इसलिए जब क्रम दिए हुए हों, तब इस विधि का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद। आपको यह लेक्चर उपयोगी लगा होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।